आज़ादी के 77 साल के बाद भी लगता है आपको कि धर्म या जाति आधारित आरक्षण ना होकर मतलब धर्म आधारित होना चाहिए, ना कि आर्थिक होना चाहिए। और अगर आर्थिक ना होकर धार्मिक होता है, जातिवार होता है, तो क्या तेजस्वी यादव या चिराग पासवान जैसे समृद्ध लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? इस पर तो बहुत साफ है कि आरक्षण जो भारत के संविधान में है वो जाति आधारित उस तरह से नहीं है। क्लासिकल अगर आप कहेंगे कास्ट बेस्ड है तो नहीं है। जैसा आपको मैंने अपने भाषण में बताया कि कई इलाकों में ब्राह्मणों को आरक्षण है, कई इलाकों में राजपूतों को आरक्षण है, कई इलाकों में वैश्य समुदाय के आरक्षण है। ये बड़ी दिलचस्प बात है। तो ऐसा नहीं है। जो आरक्षण भारत में है दलित आदिवासियों को छोड़कर, दलित आदिवासी में यह कैटेगराइज है क्योंकि वो कारण है पुणे पैक्ट। वो पुणे पैक्ट से आपकी सरकार बंधी हुई है। वो एक संकल्प है जो आज़ाद भारत की पहली सरकार ने संकल्प लिया था, क्योंकि अलग निर्वाचक मंडल की बात थी, उसको इनकार किया गया, उसको नजरअंदाज करने के लिए ये काम किया गया। तो दलित और आदिवासियों का आरक्षण तो एक अलग। ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो सोशियो एजुकेशनल बैकवर्डनेस पर आधारित है, पहली बात। दूसरी बात कि जो बैकवर्डनेस है सोशियो एजुकेशनल, वो कोई गैर बराबरी को खत्म करने का, ये कोई गरीबी उन्मूलन योजना नहीं है। यानी गरीबी खत्म करने की योजना नहीं है। ये समाज में जो सामाजिक और शैक्षिक कारणों से गैर बराबरी है उसको कम करने और लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की ये योजना है। आरक्षण इसलिए नहीं है कि एक अपर कास्ट का आदमी जो गरीब है और उसके मुकाबले एक दलित और आदिवासी या ओबीसी जो थोड़ा सा 2 बीघा का जमीन उसके पास है। मान लीजिए एक आदमी है जो 3 बीघे का और एक जो है 2 बीघे का, एक अपर कास्ट है एक लोअर कास्ट है। तो इस आधार पर आप नहीं कर सकते कि लोअर कास्ट को आप अपर कास्ट को भी दे दीजिए आरक्षण और उसको मत दीजिए। नो, दिस इज नॉट लाइक दैट। क्यों? क्योंकि आप गिनती कीजिए, इसलिए जनगणना की बात कर रहा हूँ ना मैं, कि अपर कास्ट के लोग मीडिया में कितने हैं, अपर कास्ट के लोग ब्यूरोक्रेसी में कितने हैं, अपर कास्ट के लोग राजनीति में कितने हैं, अपर कास्ट के लोग बड़े पदों पर कितने हैं, अपर कास्ट के लोग जुडिशरी में कितने हैं, अपर कास्ट के लोग थिंक टैंक कितने चला रहे हैं, एकेडमिक्स में कितने हैं। तो वो जो ह्यूज गैर बराबरी समाज में है, उस गैर बराबरी को खत्म करने, हिस्सेदारी को देने, समाज को समरस बनाने, समाज में हमारी नफरत, जाति आधारित नफरत तभी खत्म होगी जब लोग बराबरी में बैठे। नहीं तो एक ब्राह्मण कम्युनिटी का एक अनपढ़ लड़का भी बैठा है चारपाई पर, तो दलित कम्युनिटी का पीएचडी किया हुआ लड़का भी जाकर उसके नीचे बैठे। अभी भी भारत के गांव में अनेक जगहों पर ऐसा है, लेकिन केरल में नहीं है, कर्नाटक में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, दिल्ली में भी नहीं होगा, लेकिन आप बिहार यूपी में देखिए होगा। तो ये चीज़ को जब तक आप नहीं खत्म करेंगे तब तक कलुष नहीं खत्म होगा जो दिलों और दिमागों में सदियों से बैठा हुआ है। तो आरक्षण सामाजिक शैक्षिक पिछड़ापन पर आधारित योजना है और ये संवैधानिक है, इसलिए इसमें आर्थिक आधार पर ये हो ही नहीं सकता। जहाँ तक बड़े घर के लोगों का सवाल है, वो तो आप जानते हैं क्रीमी लेयर लागू है तो उन लोगों को नहीं मिलता। अब बहुत लोग कह देते हैं SC ST छोड़कर ओबीसी में नहीं मिलता है बड़े लोगों को। जो आप बड़े लोगों की बात छोड़िए, साधारण लोगों को नहीं मिलता है। अभी आज ही मैं खबर देख रहा था कि एम्स के किसी डायरेक्टर और किसी के घर वालों को आरक्षण मिला, उस पर एक केस कर दिया गया है। लेकिन EWS में किसी पर केस नहीं होगा कि अपर कास्ट का ये आदमी है, इसने आरक्षण का दुरुपयोग किया है, ये आर्थिक रूप से कमजोर नहीं है और इसने आरक्षण ले लिया। आपने EWS में कोई अब तक मुकदमा सुना है कि EWS के आदमी ने मिसयूज किया है प्रावधान का? नहीं। लेकिन दलित आदिवासी में यह है, ओबीसी में है। क्रीमी लेयर अगर लागू हो गया दलित आदिवासी में तो आप समझ लीजिए कि SC ST पर रोज मुकदमे होंगे। और निजी तौर पे मैं मानता हूं कि क्रीमी लेयर एक फ्रॉड है। बिल्कुल क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं होना चाहिए था। आप सिर्फ एक एक्सेप्शन बनाते कि जो चीफ मिनिस्टर है, जो मिनिस्टर है, जो कैबिनेट मिनिस्टर है, जो IAS है, उसको न दिया जाए उसके बच्चों को, वो अपने भरण पोषण है। लेकिन कोई नौकरी कर रहा है आदमी, कोई पत्रकार है, कोई लेखक है, कोई बुद्धिजीवी है, कोई क्लर्क है, आप उसके बच्चे को रोक देते हैं कि इनको तो इतने रुपए आमदनी मिलती है। 8 लाख रुपए आमदनी आज क्या है बताइए? मान लो उसको 12 लाख भी कर दोगे तो क्या है? क्रीमी लेयर इज ए फ्रॉड
और ये जो क्रीमी लेयर का फ्रॉड है इसको संवैधानिक बना दिया गया, इसको सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया और इसको मीडिया ने चलाया था। क्रीमी लेयर शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग है वो जुडिशरी ने नहीं किया, मीडिया ने किया। एंड मीडिया कौन लोग चलाते हैं देश में हम सब जानते हैं। तो उन लोगों ने क्रीमी लेयर शब्द यूज़ किया और इसके आधार पर फैसला आ गया। तो इंडियन जुडिशरी किस प्रकार की है वो तो हम सब जानते हैं। क्यों नहीं इंडियन जुडिशरी में दलित हैं, क्यों नहीं आदिवासी हैं, क्यों नहीं ओबीसी हैं, आप बताइए। तो एक बहुत बड़ी समस्या है। जिस समय भारत के राष्ट्रपति KR नारायणन थे, वो भी एक सिंबोलिज्म ही थे। हालांकि कांग्रेस ने अच्छा किया कि एक बहुत बड़े विद्वान को रखा, आज की तरह नहीं। आज के लोग जो रखे गए हैं वो बहुत बड़े विद्वान थे, उनको राष्ट्रपति बनाया। उस दौर में रॉबिन जेफरी नाम के मेलबोर्न यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर रिसर्च कर रहे थे इंडिया पर कि इंडियन मीडिया किस प्रकार का है। उनका नाम था रॉबिन जेफरी। रॉबिन जेफरी ने एक किताब लिखी है इंडिया न्यूज़पेपर रिवोल्यूशन। ये किताब हर भाषा में है। उन्होंने लिखा कि मैं देश में घूम रहा था भारत में किताब लिखने के लिए, और भारत का राष्ट्रपति एक दलित था, लेकिन पूरे देश के मीडिया में मैं घूम गया, एक भी दलित मुझे संपादक नहीं मिला। और वही स्थिति आज तक है। ओबीसी के बहुत सारे नेता मिल जाएंगे, लेकिन ओबीसी का एडिटर आपको गिना चुना मिलेगा, बहुत गिने चुने मिलेंगे। यहाँ तक कि पत्रकार भी गिने चुने मिलेंगे। क्यों? ये कुछ समझने की बात है। इसलिए ये दो सवाल हो गए।